दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबर में। आज एक बार फिर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग खबरें सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका द्वारा पहली बार भारत के साथ मिलकर मिसाइल को बनाने की खबर हो। इजरायल के पूर्व एम्बेसडर के बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत इजरायल को हथियार दे रहा है, उसके बाद भारत में जय फिलिस्तीन के नारे लगने, पहली बार भारत और रूस के बीच जो आर्थिक गलियारा है उसके तहत कोयला का भारत में पहुंचना, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रशिया विजिट को लेकर आ रही अपडेट, आरबीआई द्वारा गोल्ड को लेकर दिया गया बयान और रिकॉर्ड तोड़ता फॉरेक्स रिजर्व और पाकिस्तान द्वारा भारत से मदद मांगना, इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली खबर अमेरिका से सामने आ रही है। दरअसल अमेरिका और भारत पहली बार साथ में मिलकर मिसाइल का निर्माण कर सकते हैं। दरअसल जेवलिन मिसाइल, जिसे पाने के लिए पाकिस्तान भर भर कर अमेरिका को पैसा देने के लिए तैयार था, अब इस मिसाइल का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा और इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह अमेरिका के द्वारा की जाएगी। ये दोस्तों एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, जिसे एक जवान अपने कंधे पर रखकर किसी भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट तक को निशाना बना सकता है। आपको बता दें कि इस तरह के मैन पोर्टेबल टैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध में काफी अहम भूमिका निभाई थी। यूक्रेन के कई सैनिक इसे कंधे पर रखकर काफी सारे रूसी विमान को गिराने में सफल रहे थे। जेवलिन मिसाइल को दुनिया के टॉप 5 मैन पोर्टेबल टैंक में से एक माना जाता है, यानी कि ये काफी ज्यादा आधुनिक है। इस तरह की मिसाइल की जरूरत भारतीय सेना को काफी ज्यादा है, क्योंकि काफी ज्यादा पाकिस्तानी सीमा में लॉन्च पैड वगैरह अभी भी मौजूद है और इन फ्यूचर भारत को अगर इन्हें उड़ाना है तो इसी तरह के मैन पोर्टेबल टैंक भारत की काफी मदद कर सकता है। वहीं पर अब इन्हीं का निर्माण भारत के अंदर अमेरिका की मदद से किया जाएगा। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत और रूस को लेकर सामने आ रही है, जहां पर दोनों देशों ने इतिहास रच दिया है। दरअसल भारत और रूस के बीच बने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ने इतिहास रच दिया है। इस कॉरिडोर के रास्ते पहली बार भारत की ओर जाने वाले 2 ट्रेन रवाना हुई है। कुजबास से भारत की ओर जाने वाली दोनों ट्रेनें उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कॉरिडोर के रास्ते यात्रा पर निकली है। रूसी रेलवे ने दोनों ट्रेनों के रवाना होने की पुष्टि की है। ये ट्रेन ईरान तक सामान को पहुंचाएगी, जिसके बाद ये सामान समुद्री रास्ते से भारत में आएगा। आपको बता दें INSTC भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का एक 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। इस मार्ग में मुख्य रूप से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूसी संघ से जहाज, रेल और सड़क के माध्यम से माल ले जाना शामिल है। और अब ये मार्ग नई सफलता को हासिल कर रहा है और जिस मकसद से इसे बनाया गया था उसमें अब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर थोड़ी सी चिंताजनक और हैरान करने वाली है। दरअसल भारत में संसदीय सत्र शुरू हो चुका है। शुरुआती 2 दिनों में जो भी सांसद चुनकर आते हैं उनके शपथ ग्रहण चलता है और इसी शपथ ग्रहण में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शपथ समारोह के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे लगाए। भारतीय संसद में हुई ये अब तक की पहली इस तरह की घटना है। आपको बता दें इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाता है। भारत ना तो इजरायल का खुलकर सपोर्ट करता है और ना ही फिलिस्तीन का। हालांकि इस युद्ध में भारत ने इजरायल का कई बार सपोर्ट किया है। जिस तरह से हमास ने आतंकवादी हमला इजरायल के ऊपर किया था, उसको भारत ने कंडम भी किया था। इसके अलावा खबरें ये भी सामने आई कि भारत इजरायल को हथियार वगैरह भी सप्लाई कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ इजरायल की ही मदद कर रहा है या इजरायल को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह भारत ने फिलिस्तीन को भी प्रोवाइड किया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता का भी भारत ने समर्थन किया था। अब दोस्तों ऐसे में भारत की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगना सही नहीं है, क्योंकि भारत की पॉलिसी बिल्कुल अलग है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को फिलिस्तीन के नारे लगाना याद रहा, लेकिन जय हिंद का नारा लगाना उन्हें याद नहीं रहा। अब दोस्तों ओवैसी ने जो ये हरकत की है ये सही है नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों एक बार फिर से भारत और रशिया से सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में हमने ये खबर दी थी
कि एससीओ समिट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत नहीं करने वाले, जबकि इस समिट में रूस के राष्ट्रपति और शी जिनपिंग के अलावा सभी लीडर मौजूद होंगे। हालांकि भारत की तरफ से यह कहा गया कि पीएम मोदी संसदीय सत्र शुरू होने और उसमें बिजी होने की वजह से इस समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब रूसी मीडिया की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। दरअसल रशियन मीडिया ये कह रही है कि जुलाई के महीने में पीएम मोदी रशिया विजिट के लिए आ रहे हैं। हालांकि अब इसकी डेट वगैरह को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि लास्ट टाइम जब पुतिन भारत के दौरे पर आए थे, उसके बाद से लगातार पीएम मोदी को इनवाइट रूस द्वारा किया गया था, लेकिन पहले रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से और बिजी शेड्यूल की वजह से पीएम मोदी रूस की यात्रा पर नहीं गए। और अब प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम मोदी को रशिया जाना चाहिए। और अब खबर भी इसको लेकर आ रही है कि पीएम मोदी रशिया अगले महीने जा रहे हैं। ये विजिट कई मामले में भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला कि जिस तरह से वेस्टर्न देश लगातार हमें धमकियां दे रहे हैं और जापान ने तो बैन तक भारत के ऊपर लगा दिया, तो ऐसे में रूस के करीब जाकर भारत इन्हें एक तगड़ा जवाब दे सकता है। इसके अलावा कई बार शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात काफी समय बीत गए हैं। रूस और चाइना लगातार पास आ रहे हैं और उस लिहाज से भी यह दौरा काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके अलावा कई डिफेंस डील और मिलिट्री पैक्ट भी दोनों देशों के बीच इस दौरान साइन होने की उम्मीद है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों पाकिस्तान से सामने आ रही है और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आखिरकार 5 साल बाद पाकिस्तान ने अपने डेलीगेशन को भारत भेजा है। पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ साथ वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल्स भी भारत के साथ होने वाली इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आए हैं। ये लोग भारत में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे हैं उसका निरीक्षण करेंगे। अब दोस्तों, जो ये न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी कि जो वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं, ये भारत के कहने पर ही हो रहा है। पाकिस्तान ने पिछले साल एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की राय को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वह झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और न्यूट्रल एक्सपर्ट भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वहीं पर पाकिस्तान के डेलीगेशन का भारत आना इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब से धारा 370 को हटाया गया है, तब से कोई ऐसी विजिट भारत या पाकिस्तान के ऑफिशियल की तरफ से नहीं हुई है और अब इनका डेलीगेशन सीधे जम्मू कश्मीर में विजिट करेगा। अब दोस्तों, विवाद सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तान में जो भारत से होता हुआ पानी जाता है, इसमें इंडस, चेनाब और झेलम नदी है और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत के पास लिमिटेड कंट्रोल में ही वाटर का यूज करने का राइट है और इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह को अलाउ किया गया है और उसी के तहत भारत इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बना रहा है और इसी का विरोध पाकिस्तान करने में लगा हुआ है। हालांकि क्योंकि साफ साफ इंडस वाटर ट्रीटी में यह मेंशन है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए भारत इस वाटर को यूज कर सकता है, तो ऐसे में पाकिस्तान को इसमें कोई बड़ी सफलता हाथ लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों आरबीआई की तरफ से जारी किए गए डेटा को लेकर है। आरबीआई की तरफ से यह बताया गया है कि भारत में जो डोमेस्टिक लेवल पर गोल्ड का रिजर्व मौजूद है वह तकरीबन 50% पहली बार हो गया है। यानी कि भारत का जो गोल्ड रिजर्व है उसमें से कुछ प्रतिशत ब्रिटेन और अन्य देशों में जमा है, तो वहीं पर कुछ प्रतिशत भारत में ही जमा रहता है, लेकिन आधे से ज्यादा भारत का गोल्ड विदेश में ही रहता था। लेकिन यह पहली बार है जब भारत का गोल्ड अपने देश में 50% से ज्यादा जमा हो चुका है। इस समय जो डोमेस्टिक लेवल पर भारत के पास गोल्ड रिजर्व मौजूद है वह 53% हो चुका है। इसके पीछे कारण यह है कि जो भारत के ओवरसीज गोल्ड रिजर्व है वह लगातार नीचे गिर रहे हैं, यानी कि भारत अपने गोल्ड को दूसरे देशों से वापस अपने देश में मंगा रहा है। इसी कारण से भारत का डोमेस्टिक लेवल पर जो गोल्ड रिजर्व है वह लगातार बढ़ रहा है। बात करें भारत के पास इस समय कितना गोल्ड है, तो भारत के पास इस समय टोटल गोल्ड रिजर्व 822 टन का है, जिसमें से 53% जैसा कि हमने कहा कि भारत में ही गोल्ड मौजूद है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाता है। क्योंकि एक समय था जब भारत ने 1992 में अपने गोल्ड को गिरवी रख दिया था, लेकिन अब भारत दूसरे देशों में जो भारत का सोना जमा है उसको वापस अपने देश में मंगाकर यहीं पर स्टोर कर रहा है, जो कि भारत की ताकत को दर्शाता है। वहीं इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी देखने को मिल रहा है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो इस समय भारत का फॉरेक्स रिजर्व 652 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 महीने में ये 700 बिलियन डॉलर को भी टच कर सकता है। हालांकि पिछले हफ्ते इसमें 2.9 बिलियन डॉलर की गिरावट भी दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भारत का फॉरेक्स रिजर्व 650 बिलियन डॉलर से ज्यादा इस समय उपलब्ध है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ग्रीन सिग्नल है। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर भी दोस्तों संसद में शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई है। दरअसल अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से
असउद्दीन अवैसी ने जय फिलिस्तीन के नारे संसद में लगाए थे। हालांकि इसका विरोध हमें संसद में देखने को नहीं मिला, किसी ने भी इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब एक सांसद ने शपथ ग्रहण के समय जय हिंदू राष्ट्र बोला, तब काफी सारे लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। आप ये छोटी सी क्लिप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।